Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की सीरीज़ में, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, सभी वीडियोस एक साथ आप देख सकते हो। ठीक है, एक सीरीज़ में आप देखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पार्ट्स में हमने जो है वो इन लेक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंट जो आपकी टर्म्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश वो डिस्कस की थी, और चैप्टर नंबर 3 में यूजेस ऑफ आर्टिकल्स को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, सभी रूल्स को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल्स को। तो आर्टिकल्स को आप सबसे पहले जो है वो पहचानना, किस तरह से उनका यूज़ करना, वो सभी रूल्स एक बार सीख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द ट्रांसलेशन एंड टेंसेस। अब ये सेशन भी काफ़ी लंबा रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो हम बेसिक जानकारी लेंगे अबाउट द ट्रांसलेशन एंड टेंस। उसके बाद एक एक करके टेंसेस के रूल्स देखेंगे और टेंस को सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, किस तरह से टेंस जो है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, किस तरह से आप जो है वो टेंसेस को यूज़ करेंगे इन दी ट्रांसलेशन। ठीक है, सभी रूल्स स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं अबाउट द ट्रांसलेशन एंड टेंस, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1। ट्रांसलेशन क्या होती है और टेंस क्या होते हैं, ये बेसिक जानकारी आज हम जानेंगे। सो ट्रांसलेशन वर्ड से आप समझ जाओगे कि इसमें हमें ट्रांसलेट करना है। अब इंग्लिश ग्रामर हम सीख रहे हैं, तो बेसिकली हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना आना चाहिए और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना आना चाहिए। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? विद द यूज़ ऑफ, विद द नॉलेज ऑफ टेंस। ठीक है, यदि आपको टेंसेस की नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से आपको टेंसेस के रूल पता है, तो आप जो है वो ट्रांसलेट इजीली कर पाओगे। चलिए ट्रांसलेशन को जानते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन होती क्या है? सो ट्रांसलेशन हिंदी में हम कहते हैं अनुवाद। ट्रांसलेशन एक आर्ट है, एक भाषा में सेंटेंस की, एक भाषा के सेंटेंस का दूसरी भाषा में रूपांतरण करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अब एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो वो आपकी कंप्लीट ट्रांसलेशन कहलाती है। ठीक है, अधिकांश हिंदी भाषी छात्रों को हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य प्रतीत होता है। अंग्रेजी भाषा एक विदेशी भाषा है, और अधिकांश अधिकांश जो छात्र है उनके द्वारा अंग्रेजी का अध्ययन मात्र परीक्षा पास करने हेतु किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बुक में जो है वो कंप्लीट रूल्स दिए गए हैं हम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक ही चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा जैसा बुक में बताया गया है वैसा वैसा ही हम यहाँ पर सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं हिंदी सेंटेंस का जो है अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कुछ सरल तरीके। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है कि आपको सेंटेंस में जो यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न भाग आपको पता होने चाहिए। वो भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। अब इनकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं हमने पहले पार्ट में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर था उसमें कंप्लीट डेफिनेशंस बताई गई हैं इनकी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हम प्रेपोजिशन की और एडवर्ब वगैरह की जो कंप्लीट स्टडी है वो भी लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि क्या प्रेपोजिशंस होते हैं, क्या वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, ये जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब एक सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्ब है और कौन सी प्रेपोजिशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में जिस टेंस का, जो भी सेंटेंस आपके सामने दिया है वो जिस भी टेंस का है, उस टेंस में अंग्रेजी वाक्य का विन्यास यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। इसके लिए जो है वो टेंस की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेंस की पूर्ण जानकारी हुए शुद्ध अंग्रेजी लिखना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंस है टेंस की इंग्लिश में।
ग्रामर में चाहे आप बेसिक अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश स्पीकिंग देखिए, उसमें भी अगर आपको टेंसेस की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप जो है ना ही शुद्ध रूप से इंग्लिश बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न नियमों का ज्ञान यानी कि सही अनुवाद हेतु यानी कि सही ट्रांसलेशन करने के लिए हमें टेंसेस के ज्ञान के बाद विभिन्न नियमों का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, इनका ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। रूल्स आपको पता होने चाहिए, रूल्स रिगार्डिंग द डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, एडवर्ब। अब इसमें देखिए पहला बड़ा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विच इज़ आर्टिकल। आर्टिकल्स को किस तरह से आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, इससे रिलेटेड सारे रूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आर्टिकल्स तो आपको क्लियर होंगे, ठीक है। और आर्टिकल्स का जब चैप्टर आप रीड करोगे या फिर लेक्चर्स सुनोगे तो आपको जो है वो कंप्लीट नोट्स बना लेने हैं आर्टिकल्स के, किस तरह से उनके यूज़ करने हैं, रूल्स आपको लिख लेने हैं, ठीक है। ठीक है, रूल्स आपको पता होना चाहिए एडवर्ब के, एडजेक्टिव के, प्रपोजिशंस, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस और मॉडल्स, इन सब का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ रिपोर्टेड स्पीच और वॉइसेस का भी आपको रूल पता होने चाहिए। और विभिन्न प्रकार के सेंटेंस, जैसे कि सेंटेंस किस तरह के होते हैं हमने पहले डिस्कस किया था, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कम्प्लेक्स होता है, तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नाउ ट्रांसलेशन मेड इजी। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस में प्रयुक्त भागों जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड देन प्रपोजिशन, इन सब की पहचान कैसे की जाए। इन भागों की अंग्रेजी बनाकर इन्हें किस प्रकार सेंटेंस में जो है वो सुव्यवस्थित रखा जाए। यानी आपको जो है, यदि देखो आपकी वोकैबुलरी अगर बहुत अच्छी है, आपको जो है कोई हिंदी वर्ड्स दे दीजिए, उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन पता है क्या इस वर्ड को कहा जाता है, लेकिन एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसकी, कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी प्रपोजिशन है, कौन सा आर्टिकल है, कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ होना है, ठीक है। ये नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की पहचान एवं स्थिति। अब एक सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कर्म को करने वाला होता है। यदि आपके पास कोई भी सेंटेंस है, लाइक हिंदी का एक सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, राम फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट की पहचान कैसे करोगे। देखो, फुटबॉल खेलना एक क्रिया हो गई, ठीक है। अब खेला क्या जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, और किसके द्वारा खेला जा रहा है, राम के द्वारा, यानी कि राम के द्वारा जो है वो कर्म किया जा रहा है, वर्क जो है वो मेन राम का है। तो यहाँ पर राम जो है वो सब्जेक्ट होगा। यही ये कहना चाहता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कार्य करने वाला होता है। सेंटेंस में जो भी कार्य करने वाला है वह सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, यानी कि कर्ता कहलाता है। साधारण हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द, जैसे कि यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो इत्यादि आता है, तो इससे पहले वाला शब्द जो वास्तव में वाक्य में क्रिया है, से कौन, किसने अथवा किन्होंने जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, वह ही उस वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है। सिंपल, आपको मेन फर्स्ट लाइन मेनली आपको ध्यान में रखनी है कि जो कर्म करने वाला है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एग्जाम्पल को देख लिया है। इस वाक्य में अंतिम शब्द है, ठीक है। इससे पूर्व वाले शब्द खेलता, खेलना एक क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया की जा रही है, यानी कि एक वर्ब है, ठीक है। और से कौन प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, राम, अतः राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है। उपरोक्त उपयुक्त वाक्य में खेलता वर्ब है, राम जो है वो सब्जेक्ट है, और फुटबॉल जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। आई होप इस स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर पहली बार आप सेंटेंसेस को पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अगर पहले भी आपने जो है वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखा है, एज अ रिवीजन पर्पस आप देख रहे हो, तो काफ़ी इजी होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बेसिक है, सबसे बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अगला वाक्य देखिए, राजेश शाम को 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। अब यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी सब्जेक्ट है। मेनली हम सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले राजेश, राजेश क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि गोमती नदी में तैरता कौन है, राजेश है। तैरना जो है आपकी एक क्रिया है, क्या करता है वो, तैरता है, तो तैरना एक क्रिया है, वहाँ पर जो है
कोई एक्टिविटी हो रही है। तो यहाँ पर तैरना एक क्रिया हो गई और ये क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? राजेश के द्वारा। तो यहाँ पर राजेश जो है एक सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और तैरना इस पूरे वाक्य में स्विमिंग, ठीक है, वो आपका वर्ब कहलाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं हम वर्ब की, यानी कि क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे। अब वर्ब जो है एक वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है, ठीक है। ठीक है, हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द, जैसे कि वाक्य के अंत में है, हूँ इत्यादि है, तो उससे पहले का शब्द जो है वो वर्ब कहलाता है। हिंदी में वर्ब कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस में राजेश शाम को 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। तो है, इससे पहला शब्द हिंदी में अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो इसी तरह से करना है, तैरता। सिंपली आप अगर आप जो है वो सेंटेंस को पढ़ोगे, वर्ड को पढ़ोगे, तो कोई एक्टिविटी अगर होती हुई नज़र आ रही है तो आप पहचान जाओगे कि यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है। इस वाक्य से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पर कोई क्रिया हो रही है, तो वो मेनली आपकी वर्ब कहलाती है, ठीक है। अब इस वाक्य में खेलता, जैसे कि खेलना, खेलना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया हो रही है वहाँ पर, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही है। तैरना, ठीक है, ये भी एक वर्ब होती है। तो इसी तरह से आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, क्या कर्म किया जा रहा है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है। इसकी पहचान आप कैसे करोगे और इसकी स्थिति क्या होगी? तो हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद आपको वर्ब से कहाँ, किसको, किनको जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह वाक्य में कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब उपयुक्त वाक्य में एक वाक्य आपका यही लिया गया है, ठीक है, कि यही हम ले लेते हैं, ठीक है। राम खेलता है, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में वर्ब खेलता से प्रश्न करने पर उत्तर क्या मिलता है? फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या है? एक सब्जेक्ट हो गया। खेलना वो एक्टिविटी है एक, ठीक है। तो खेलता यहाँ पर वर्ब हो गया। अब ठीक है, अब वर्ब खेलता से क्या प्रश्न करने पर क्या उत्तर मिलता है, यानी कि क्या खेलता है वो? फुटबॉल खेलता है। तो अंत वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? फुटबॉल आएगा। अब दूसरा वाक्य क्या है? राजेश रोज शाम 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। अब यहाँ पर तैरता जो कि वर्ब है, इससे कहाँ प्रश्न करने पर उत्तर क्या मिलता है? गोमती नदी में। तो यहाँ पर गोमती नदी में ये आपका वाक्य का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि गोमती नदी जो है वो ऑब्जेक्ट है। राजेश जो कि एक सब्जेक्ट है, करता क्या है? वो तैरता है। तो तैरना एक वर्ब होगी। कहाँ तैरता है? तो गोमती नदी में तैरता है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपको सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब टेंस की पहचान एवं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें वाक्य के टेंस की पहचान करके उसके वाक्य विन्यास के अनुसार वाक्य के विभिन्न भागों के अंग्रेजी शब्दों में लिखना आना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अबाउट दिस सेंटेंस, राम फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिए आगे हम टेंसेस के रूल पढ़ेंगे, तब आपको आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा कि कौन सा ये टेंस है। अब यहाँ पर अगर आप इस वाक्य के अंत में देखोगे तो आ रहा है रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसकी पहचान इसी तरह से की जाती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वाक्य जो है, इत्यादि शब्द जो है वो आते हैं। तो यदि किसी भी वाक्य के अंत में ये शब्द आ रहे हैं, लाइक रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है एज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है? इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिया गया है? सबसे पहले आप इंग्लिश में कैसे इसे ट्रांसलेट करोगे? तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो है नोट डाउन करना है सब्जेक्ट विच इज़ राम। राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये रूल्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा विच इज़ एम आर। तो राम जो है इसके साथ हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? इज़, ठीक है। नाम है, इसके लिए भी हम रूल्स पढ़ेंगे कि कहाँ पर आपको इज़ एम आर कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है। तो राम के साथ इज़ हम यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? खेलना, ठीक है। खेलना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्ले, और आईएनजी लग जाएगा विच इज़
प्लेइंग, राम इज़ प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट एंड में आएगा हमारा, तो वो आएगा आपका फुटबॉल। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। तो इंग्लिश में जो है ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी से डिफरेंट होता है ये ट्रांसलेशन में। ये आपको आना चाहिए कहाँ पर आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर वर्ब रखनी है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है। इसके लिए कुछ एक डिफाइंड रूल है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम टेंसेस के रूल सीखेंगे, ठीक है। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल इस वाक्य का अनुवाद हो गया। इसी प्रकार से रमेश ने एक किताब लिखी, तो रमेश ने एक किताब लिखी। अब इस वाक्य की आप पहचान करोगे तो एक पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में ई की मात्रा आ रही, ठीक है, आ ई, ठीक है, ये ऊ, ये सभी अगर मात्राएं खाली एंड में आती हैं तो वो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। और पास्ट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ इस प्रकार से होता है। वो होता है आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब रमेश ने एक किताब लिखी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो रमेश हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब रमेश ने किया क्या है, रमेश ने क्या किया है, लिखा है। तो लिखा जो है आपकी वर्ब आ जाएगी। तो वर्ब जैसे कि हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, तो राइट लिखने की वर्ब है, ठीक है, लिखा यानी कि राइट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी रोट, रोट हम यूज़ कर लेंगे। देन लिखा क्या है उसने, एक किताब लिखी है, तो यहाँ पर अ बुक आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बुक से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ किया है, इससे रिलेटेड हमने रूल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो वो सेशन आप ज़रूर देखिएगा, वो रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह सरल वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद उक्त प्रकार से जो है वो किया जाता है, यानी कि इसी प्रकार से किया जाता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अन्य प्रकार के वाक्य को अनुवाद करने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा के सभी एस्पेक्ट्स यानी कि रूल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्हें आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये नोट आप पढ़ लीजिएगा, यदि हिंदी वाक्य में हमेशा, कभी नहीं, अक्सर जैसे शब्द आएँ तो उनका अनुवाद वर्ब से पहले लिखना होता है, जैसे कि वह हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पर हमेशा जो आपका हमेशा शब्द है, अक्सर शब्द है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपको हमेशा किससे पहले करना है, वर्ब से पहले करना है। वह हमेशा सच बोलता है। देखिए, वैसे तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यहाँ पर हमेशा जो शब्द है इसको आपको यूज़ करना है, तो यही रूल आपका यही कहता है कि आपको हमेशा का जो यूज़ है वो हमेशा किससे पहले करना है, वर्ब से पहले करना है। इसलिए ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ये आपका सेंटेंस बनेगा। राम अक्सर यहाँ आता है, तो अक्सर आपका कम आता है, ठीक है, वर्ब है आपकी कम, तो इससे पहले ऑफन यूज़ होगा, राम ऑफन कम्स हेयर। सेकंड आपका क्या है नोट, प्रेपोजिशन, वाक्य में आने वाली विभक्तियाँ यानी कि प्रेपोजिशंस, जैसे कि से, मैं, को, पर, के, एटसेट्रा, ये सभी प्रेपोजिशंस हैं। इस मान्यता प्रेपोजिशंस को हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद इनका प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी अनुवाद करते समय उस शब्द के अनुवाद से के पहले लगाया जाता है, ठीक है। यदि हिंदी में ये प्रेपोजिशंस उस शब्द के बाद हैं, तो अंग्रेज़ी में हमने इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करोगे तो इन प्रेपोजिशन का प्रयोग जो है वो उस शब्द के पहले करना है, ठीक है। ये भी एक नोट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपरोक्त तरीके आपको ट्रांसलेशन करने के लिए सरलता एवं सुविधा हेतु सुझाए गए हैं, ठीक है। अब ये तरीके हैं, आप ये देखिए, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए एक दिया गया है ये पोर्शन, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम वैसे तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट यूज़ होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और केसेस में एस या ई एस भी यूज़ होता है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, विद अ सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, और बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। तो आप ट्रांसलेशन देखिए, मैं खेलता हूँ, मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, तो सिंपली आएगा आई प्ले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर
ऑब्जेक्ट अदर कोई दिया नहीं है, क्या खेलता हूँ ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो सिंपली आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देन मैं फुटबॉल खेलता हूँ, अब यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, ठीक है। मैं विच इज़ सब्जेक्ट है आपका आई, देन आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज़ प्ले। अब खेलता क्या हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ विच इज़ ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखिए ये जो प्रतिदिन है ये आपका एट द एंड में चला जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रतिदिन क्या खेलता हूँ, प्रतिदिन फुटबॉल, ये दोनों शब्द जो हैं ये अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट में काउंट होंगे, ठीक है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये प्रतिदिन जो है वो लास्ट में चला जाएगा फुटबॉल के बाद, ठीक है, अदर वर्ड में। नेक्स्ट, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मैं जो है एक सब्जेक्ट है, करता क्या हूँ, खेलता हूँ, तो विच इज़ वर्ब प्ले। क्या खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब किस समय खेलता हूँ, ये आपका एट द एंड आएगा। प्रतिदिन शाम को फुटबॉल, फुटबॉल तो प्रतिदिन शाम को, इन द इवनिंग डेली, ठीक है। इसी तरह से जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता जाता है। लाइक मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता हूँ। अब यहाँ पर टाइम भी साथ में दे दिया गया है, तो पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन वर्ब यूज़ करनी है, देन अदर वर्ड विच इज़ फुटबॉल एट 5 o'clock। अब कब खेलता है, इन द इवनिंग, और प्रतिदिन खेलता है तो डेली आपको लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। देन इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों की ट्रांसलेशन जो है वो करके प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। लाइक यहाँ पर दिया गया है वह लिखता है, तो ही राइट्स, वह एक पत्र लिखता है। अब ही विच इज़ सब्जेक्ट, करता क्या है, लिखता है, राइट विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा ही के साथ, तो एस आ जाएगा, ठीक है। तो ही राइट्स, क्या लिखता है, तो एक पत्र लिखता है, अ लेटर। अब यहाँ पर प्रतिदिन अभी साथ में जुड़ गया तो अदर वर्ड में आ जाएगा, ही राइट्स अ लेटर डेली, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी टेंसेस। टेंसेस के बारे में थोड़ी सी और यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आगे रूल्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, कंसेप्ट यहाँ पर कुछ एक देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। शुद्ध अनुवाद करने के लिए अंग्रेजी भाषा से संबंधित रूल्स एवं एक्सेप्शंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब टेंस, सबसे पहले टेंस के बारे में जानिए कि टेंस शब्द का जो उद्भव है वो लैटिन शब्द टेम्पस से हुआ है, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम। कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट ऑफ टेंस एंड टाइम की, तो टेंस एवं टाइम, टेंस एवं टाइम अलग अलग कंसेप्ट है। टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है, जबकि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। टेंस का संबंध इंग्लिश ग्रामर से है, टेंस एवं टाइम समान कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत से वाक्य हो सकते हैं जो फ्यूचर टाइम में कार्य के संपन्न होने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के नियमानुसार उन पर प्रेजेंट टेंस के नियम लागू होते हैं, उनका अनुवाद जो है वो प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाएगा। जैसे कि शी इज़ कमिंग टुमारो, सीता इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये वाक्य फ्यूचर, देखो फ्यूचर टाइम और फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बता रहे हैं, लेकिन इनका अनुवाद प्रेजेंट टेंस के नियमानुसार किया जाता है। अतः टेंस एवं टाइम दो अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टेंस अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो पता है आपको, टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। अब टेंस होते क्या है, सो एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ एन एक्शन और अ इवेंट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। देन वर्ब की थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पर रखिए। वर्ब आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न ग्रामर में वर्ब को रेगुलर या फिर इरेगुलर वर्ब में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। जो रेगुलर वर्ब के वर्ब्स होते हैं इनमें मूल रूप से टी, डी या फिर ईडी लगाने पर पास्ट टेंस बनता है, ठीक है। रेगुलर या फिर इरेगुलर, वैसे तो ये कंसेप्ट पूछे नहीं जाते हैं रेगुलर इरेगुलर के, सिंपली आपको पता होना चाहिए वर्ब जो है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है।
यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जिस तरह से टेंस होते हैं उसी तरह से वर्ब की ये 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। लाइक बात करते हैं टॉक। टॉक यानी कि बोलना। बोलना एक क्रिया है, एक वर्ब है, ठीक है। तो टॉक जो कि आपकी प्रेजेंट फॉर्म में बनेगी, ठीक है। टॉक्ड ईडी लगाने पर इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम ही बनेगी, विच इज़ टॉक्ड, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ये रूल्स ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। सिंपली आपको करना क्या है, ये देखिए, अगर आपके पास बुक है तो ये आपको जो है एक बार रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। और अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है सभी वर्ब, क्योंकि वर्ब जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे, उनकी फॉर्म्स जितनी बार आप रिवाइज करोगे, उतना अच्छा रहेगा सेंटेंस फॉर्मेशंस में, ठीक है। आगे टेंसेस में हेल्पफुल रहेगा। लाइक यहाँ पर दिया गया प्रेजेंट, पास्ट, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड देन इन्फिनेटिव वर्ब। तो 5 प्रकार की फॉर्म्स यहाँ पर दी गई है। मेनली आपको 3 ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। 3 कौन सी, विच इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है। लाइक अराइज है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है अराइज, देन सेकंड फॉर्म है अरोज, थर्ड फॉर्म है अराइजिन, ठीक है। और जो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगाकर, तो हो जाएगी अराइजिंग। देन इन्फिनेटिव में यूज़ करना है तो इसके पहले टू लग जाता है, टू अराइज, ठीक है। मेन आपको ध्यान में रखनी है फर्स्ट थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये सभी है, आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी बुक से जो है एक बार रीड आउट कर सकते हो इन सभी वर्ब्स को, ठीक है। एक इंग्लिश ग्रामर की बुक अगर आपके पास होगी तो वहाँ पर कई सारी वर्ब्स दी रहेंगी जिनकी फॉर्म्स दी रहेंगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पर्टिकुलर जो आपकी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है, सेकंड फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म किस तरह से लिखी जाती है। लाइक यहाँ पर आप बात करोगे क्वारल की, तो क्वारल की सेकंड फॉर्म क्वारल्ड है और थर्ड फॉर्म भी क्वारल्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे राइड की, तो राइड की फर्स्ट फॉर्म राइड है, सेकंड रोड हो जाएगी और थर्ड फॉर्म जो है वो रिडन हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक और इस तरह का एग्जांपल देख लीजिए, विच इज रीड। रीड की तीनों फॉर्म में सेम ही लिखा जाता है, ठीक है। रीड रीड रीड, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म में भी रीड, सेकंड फॉर्म में भी रीड, थर्ड फॉर्म में भी रीड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम टेंसेस के रूल्स को स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट टेंस होता क्या है, क्या रूल्स हैं, चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लेकिन एक बार मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो है वो सिंगल चार्ट में सिंपल रूल्स के थ्रू समझाऊँ, ठीक है, ताकि आप आसानी से जो है वो टेंसेस को सीख सको, उसके नोट्स बना सको। तो आज की इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।